माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत महफिल में आपका स्वागत है, जहां आज हम जिंदगी के उन कोनों में झांकेंगे जिन्हें हम अक्सर डर की वजह से अनदेखा कर देते हैं। पता है, कभी कभी रात के इस सन्नाटे में जब हम अकेले बैठते हैं तो एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, जैसे ये शरीर, ये जिम्मेदारियां और ये कल की चिंता एक बहुत भारी ओवरकोट की तरह हमें दबा रही हो। अर्जुन भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसकी उम्र यही कोई 27 से 28 साल रही होगी। शहर की भागदौड़ में फंसा हुआ एक आम इंसान, जिसे लगता था कि अगर इस बार वो हार गया, अगर इस बार उसने कोई गलती कर दी तो बस सब खत्म हो जाएगा। उसे लगता था कि जिंदगी एक वन वे रोड है, जहां यूटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है। मौत का नाम सुनते ही उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते थे, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक गहरा काला गड्ढा है जहां से कोई वापस नहीं आता। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम अंत समझते हैं वो असल में सिर्फ एक दरवाजा है। एक शाम अर्जुन अपने बालकनी पर बैठा नीचे की लाइटों को देख रहा था। तभी उसके पास उसके बड़े भाई जैसे दोस्त, जिन्हें वो बड़े प्यार से दा कहता था, आकर बैठ गए। अर्जुन ने अपनी घबराहट जाहिर की तो दा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे पगले, तू इस शरीर को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? कभी सोचा है कि तू इस भारी शरीर के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिसे कोई मिटा ही नहीं सकता। अर्जुन को लगा ये सब किताबी बातें हैं, पर दा ने उसे एक अलग नजरिए से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देख भाई, मान ले तू एक बहुत गहरे स्विमिंग पूल के तल पर बैठा है। वहां अंधेरा है, पानी का दबाव है और तुझे घुटन हो रही है। पर जैसे ही तू ऊपर की तरफ छलांग मारता है और पानी की सतह को तोड़कर बाहर निकलता है, तुझे अचानक सूरज की रोशनी और ताजी हवा मिलती है। बस मौत भी बिल्कुल वैसी ही है। दा की बातों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो कोई ऐसी बात बता रहे हो जो वो पहले से जानते थे। अर्जुन ने पूछा कि क्या मरने के बाद सब बदल जाता है? क्या हम भूत बन जाते हैं? दा हंस पड़े और बोले, यही तो सबसे बड़ा वहम है। हम सोचते हैं कि शरीर छोड़ते ही हम कुछ डरावने या अजनबी बन जाएंगे, पर सच तो ये है कि तू वही रहेगा जो तू अभी है। तेरी पर्सनालिटी, तेरी यादें, तेरा अंदाज, सब वैसा ही रहता है। बस वो भारी बोझ उतर जाता है जिसे तू जिंदगी भर ढोता रहा। तुझे अचानक महसूस होगा कि तू कितना हल्का है, जैसे तू हवा में तैर रहा हो। उन्होंने बताया कि मरने के फौरन बाद बहुत से लोग अपनी बॉडी के पास खड़े होकर ये सोचते हैं कि सामने वाले इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि उन्हें खुद तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। ये वैसा ही है जैसे सालों से पहने हुए पुराने फटे पुराने कपड़ों को उतारकर फेंक देना। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। दा ने आगे समझाया कि जब हम उस पार जाते हैं तो हम अकेले नहीं होते। वहां हमारे पुराने दोस्त, परिवार के वो लोग जो पहले जा चुके हैं, और कुछ ऐसे गाइड्स हमारा इंतजार कर रहे होते हैं जिनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। वो हमें उस नई दुनिया में सेटल होने में मदद करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तू किसी नए शहर में जाए और वहां तेरा कोई पुराना या स्टेशन पर रिसीव करने आ जाए। तुझे डर नहीं लगेगा, बल्कि एक घर वापसी वाली फीलिंग आएगी। वहां कोई नर्क की आग या डरावने फैसले नहीं होते, बल्कि एक बहुत ही सुकून भरा माहौल होता है, जिसे कई लोग होम कहते हैं। दा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुझे पता है हम बार बार यहां क्यों आते हैं? क्योंकि ये दुनिया एक स्कूल की तरह है। सोच, अगर तू तीसरी क्लास में है और तूने सब कुछ सीख लिया, तो क्या तू पूरी जिंदगी तीसरी क्लास में ही बैठा रहना चाहेगा? नहीं ना, तू चौथी में जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा। मौत बस एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का ब्रेक है। अगर हमने इस बार कुछ गलतियां की है तो हमें एक और मौका मिलता है उन्हें सुधारने का। यहां कुछ भी फाइनल नहीं है। नर्क जैसा कुछ नहीं होता, बस वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर तू यहां नफरत और लालच लेकर जाएगा तो तुझे वहां भी वही महसूस होगा। पर अगर तूने यहां प्यार और समझदारी सीखी है
तो वहां की दुनिया बहुत खूबसूरत है। अर्जुन ने लंबी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका डर कम हो रहा है। दा ने उसे बताया कि हमारी आत्मा एक ऐसी बिजली की तरह है जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे बिजली अपना रूप बदल लेती है, कभी बल्ब में रोशनी देती है तो कभी पंखे में हवा, वैसे ही हम भी बस रूप बदलते हैं। उन्होंने एक और मजेदार बात कही, भाई ये जो तू इतनी टेंशन लेता है न कि लोग क्या कहेंगे, ये सब शरीर के साथ यही रह जाएगा। उस पार तो सिर्फ ये मायने रखेगा कि तूने क्या सीखा और तूने दूसरों के साथ कैसा बर्ताव किया। अर्जुन को लगा जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। उसे समझ आने लगा कि ये जिंदगी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े सफर का, और जो चीज हमें डराती है वो असल में हमें आजाद करने वाली है। उस रात उसे पहली बार सुकून की नींद आई, ये जानते हुए कि वो कभी अकेला नहीं है और उसका ये सफर कभी खत्म नहीं होने वाला। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक का मकसद भी यही है कि हम कहानियों के जरिए उन गहराइयों तक पहुंच सकें जहां तक हमारी रोजमर्रा की सोच नहीं जा पाती। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन के इस सफर में अभी और भी बहुत कुछ खुलना बाकी है, जहां वो देखेगा कि कैसे हम खुद अपनी तकदीर चुनते हैं और क्यों कुछ मुश्किलें हमारी जिंदगी में बार बार आती है। ये सब कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मा का एक बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल प्रोसेस है जिसे समझना हमारे आज को बेहतर बना सकता है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन के मन में एक ही बात घूमती रही कि अगर ये सब सच है तो फिर हम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों करते हैं। दा के साथ उसकी अगली मुलाकात शहर के एक पुराने पार्क में हुई, जहां शाम की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, दा, अगर हम ऊपर इतने समझदार होते हैं तो यहां आकर बेवकूफों जैसी हरकतें क्यों करते हैं? क्यों मैं उसी जहरीले ऑफिस और उन्हीं उलझनों में फंसा हूं जिनसे मैं नफरत करता हूं? दा ने उसे अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तूने कभी कॉलेज की केमिस्ट्री लैब देखी है? वहां किताबों में सब लिखा होता है कि कौन सा केमिकल मिलाने पर क्या होगा, पर असली समझ तब आती है जब तू खुद उन केमिकल्स को टेस्ट ट्यूब में मिक्स करता है और देखता है कि धमाका हुआ या रंग बदला। बस ये धरती भी वैसी ही एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जगह है। ऊपर स्कूल में तूने सब पढ़ लिया, पर यहां तू उसे जी कर देख रहा है। दा ने उसे एक ऐसी दुनिया के बारे में बताना शुरू किया जिसे हमारा दिमाग आमतौर पर सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा, देख अर्जुन, उस पार सिर्फ शांति नहीं है, बल्कि वहां बहुत बड़े बड़े स्कूल्स और टेम्पल्स हैं। वहां एक जगह है जिसे टेम्पल ऑफ विजडम कहा जाता है। तू कल्पना कर सकता है एक ऐसी इमारत की जिसकी दीवारें लैपिस लाजुली और संगमरमर जैसी चमकती हों। वहां एक खास कमरा है जिसे टेपेस्ट्री रूम कहते हैं। जब कोई वहां जाता है तो उसे मीलों लंबी एक कालीन जैसी चीज दिखती है जो धागों से नहीं बल्कि एनर्जी के मेटेलिक तारों से बनी होती है। वो कालीन निर्जीव नहीं है, वो हिलती है, चमकती है और ऐसा लगता है जैसे वो सांस ले रही हो। उस कालीन का हर एक धागा, हर एक तार एक पूरी जिंदगी है। मेरा धागा, तेरा धागा और तेरे उस खड़ूस बॉस का धागा, सब एक दूसरे में ऐसे बुने हुए हैं कि अगर एक भी धागा हिलता है तो पूरी कालीन पर उसका असर पड़ता है। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि उसकी छोटी सी क्यूबिकल वाली जिंदगी का इतना बड़ा मतलब हो सकता है। दा ने आगे समझाया, वहां कोई जज या पुलिस वाला नहीं बैठा जो तुझे सजा सुनाए। हम खुद अपने मास्टर्स और अपने काउंसिल के साथ बैठकर ये तय करते हैं कि हमें इस बार क्या सीखना है। अगर तूने पिछले किसी जन्म में बहुत ज्यादा घमंड किया था तो हो सकता है कि इस बार तूने खुद ही एक ऐसी परिस्थिति चुनी हो जहां तुझे विनम्रता सीखनी पड़े। तेरी आत्मा जानबूझकर ऐसी मुश्किलों को चुनती है ताकि तू अंदर से और मजबूत हो सके। ये सब एक गेम के लेवल जैसा है जिसे तूने खुद डिजाइन किया है ताकि तेरी आत्मा की ग्रोथ हो सके। तुझे लगता है कि चीजें इत्तेफाक से हो रही है, पर असल में हर मुलाकात और हर मुश्किल का एक मकसद होता है। अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा,
पर दा, अगर ये सब मैंने खुद प्लान किया है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता? अगर याद रहता तो शायद मैं बेहतर हैंडल कर पाता। दा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, पगले, अगर तुझे सब याद रहेगा तो तू इस जिंदगी के इम्तिहान को ईमानदारी से नहीं दे पाएगा। अगर तुझे पता हो कि तेरा दुश्मन पिछले जन्म में तेरा भाई था तो तू उसके साथ वह कर्मा कैसे पूरा करेगा जो तुझे इस बार सीखना है? यादें इसलिए धुंधली कर दी जाती है ताकि तू अपने पुराने पूर्वाग्रहों को साथ न लाए और फ्रेश शुरुआत कर सके। पर कभी कभी हमारे अंदर से एक आवाज आती है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। वो असल में हमारी वही पुरानी समझ होती है जो हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। फिर दा ने एक और अद्भुत जगह का जिक्र किया, टेम्पल ऑफ हीलिंग। उन्होंने बताया कि जब कोई आत्मा बहुत लंबे समय तक बीमार रहने या किसी भयानक हादसे के बाद शरीर छोड़ती है तो वो बहुत थकी हुई और डरी हुई होती है। ऐसी आत्माओं को सीधे किसी नए जन्म में नहीं भेजा जाता, उन्हें इस हीलिंग मंदिर में ले जाया जाता है जहां 7 रंगों की रोशनी उन पर डाली जाती है। वो रोशनी उनके डर, उनके दर्द और उनकी सारी निगेटिविटी को ऐसे सोख लेती है जैसे स्पंज पानी को सोखता है। वहां उन्हें फिर से अपनी असली शक्ति का एहसास कराया जाता है। कभी कभी तो लोग वहां जाकर इतने सुकून में आ जाते हैं कि उन्हें रेस्टिंग प्लेस में भेज दिया जाता है जहां वे तब तक आराम करते हैं जब तक वे फिर से नया चैलेंज लेने के लिए तैयार न हो जाए। अर्जुन को अब महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की बोरियत और तकलीफें कोई बेमतलब का बोझ नहीं है। दा ने उसे समझाते हुए कहा, देख भाई, ये जो तू अभी सिल्वर कॉर्ड से अपने शरीर से जुड़ा हुआ है, ये एक तरह की लाइफलाइन है। जब तक ये जुड़ी है, तुझे इस धरती के स्कूल में अपनी भूमिका निभानी है। तू यहां अपनी मर्जी से आया है, भले ही तुझे अभी याद न हो। इसलिए इस जिंदगी को कोसने के बजाय ये देख कि तू इससे क्या सीख सकता है। अर्जुन ने उस शाम पार्क से वापस जाते हुए महसूस किया कि उसकी नजरें अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि उन तारों की तरफ भी जा रही थी जिन्हें दा ने आत्माओं का शहर कहा था। उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े और खूबसूरत प्लान का हिस्सा है और उसका हर एक फैसला उस महान टेपेस्ट्री के धागे को और भी सुंदर बना सकता है। अगले दिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पर साथ ही कुछ गहरे सवाल भी थे जो उसे सोने नहीं दे रहे थे। जब वो दा से मिला तो उसने अपनी वही पुरानी कशमकश फिर से उनके सामने रख दी। उसने पूछा कि अगर सब कुछ इतना ही खूबसूरत है और हर कोई उस होम में लौट जाता है तो फिर उन लोगों का क्या होता है जिन्होंने यहां सिर्फ नफरत फैलाई है? क्या उन कातिलों और धोखेबाजों के लिए भी वही मखमली एहसास और वही सुकून इंतजार कर रहा होता है? दा ने उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बहुत शांति से देखा और कहा, अर्जुन, तू नर्क को किसी आग वाले गड्ढे की तरह सोच रहा है, पर असल में नर्क एक स्टेट ऑफ माइंड है जो हम खुद अपने साथ ले जाते हैं। देख, इस पार की दुनिया सिर्फ एक जैसी नहीं है। यहां अलग अलग वाइब्रेशंस के हिसाब से कई लेवल्स बने हुए हैं। तू इसे 3 हिस्सों में समझ सकता है, लोअर, मिडिल और अपर एस्ट्रल प्लेन्स। इंसान जिस तरह की ऊर्जा के साथ मरता है वो कुदरती तौर पर उसी लेवल की तरफ खिंचा चला जाता है। दा ने बताया कि जो आत्माएं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लालच, नशा या हिंसा में डूबी रहती है, उनका वाइब्रेशन बहुत भारी और डेंस हो जाता है। मौत के बाद वे किसी खूबसूरत मंदिर में नहीं पहुंचते, बल्कि वे धरती की सतह के बहुत करीब फंस जाते हैं। वे एक ऐसी लोअर एस्ट्रल दुनिया में होते हैं जहां से वे हम इंसानों को देख तो सकते हैं पर हमसे जुड़ नहीं सकते। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा जब दा ने कहा कि ये रूहें उन जगहों पर मंडराती रहती हैं जहां अभी भी जुर्म या नशा हो रहा हो, क्योंकि वे अपनी उन बुरी आदतों या वाइसेस को अपने साथ ले गए होते हैं। वे तड़पते हैं क्योंकि उनके पास अब शरीर नहीं है जिससे वे उन चीजों का मजा ले सके। एक चेन स्मोकर मरने के बाद भी सिगरेट की तलब महसूस कर सकता है,
पर उसे पी नहीं सकता। यही उनकी सबसे बड़ी सजा और उनका नर्क होता है, अपनी ही अधूरी इच्छाओं के पिंजरे में फंस जाना। वे तब तक वहीं फंसे रहते हैं जब तक वे अपनी इन हरकतों से थक नहीं जाते और खुद मदद के लिए पुकार नहीं करते। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्मा कोई बाहरी सजा नहीं, बल्कि हमारे अपने ही फैसलों का नतीजा है। दा ने आगे बताया कि जो मिड लेवल की आत्माएं होती हैं, वे हम जैसे आम लोग होते हैं, न बहुत अच्छे न बहुत बुरे। वे उस पार जाकर भी अपनी पुरानी यादों से चिपके रहना चाहते हैं। उनके लिए वहां सबर्बन मोहल्लों जैसी जगह होती है, जहां वे वैसे ही घरों में रहते हैं जैसा वे धरती पर छोड़कर आए थे। अगर किसी को अपना आर्ट डेको स्टाइल का फर्नीचर पसंद था तो वो वहां उसी को मैनिफेस्ट कर लेता है। वे वहां अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं जो पहले गुजर चुके हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। पर दा ने हंसते हुए कहा कि ये सिर्फ एक ठहराव है, मंजिल नहीं। गाइड अक्सर उनके पास आते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि अब आगे बढ़ने और कुछ नया सीखने का वक्त आ गया है। फिर बात आई उस अपर एस्ट्रल की, जिसे दा ने असल में हेवन जैसा बताया। वहां की खूबसूरती ऐसी है कि धरती का कोई भी नजारा उसके सामने धुंधला पड़ जाए। वहां हर फूल, हर पहाड़ और हर झरना एक प्रोटोटाइप है। मतलब वे अपनी सबसे शुद्ध और परफेक्ट शक्ल में वहां मौजूद है। वहां की रोशनी और रंगों की चमक आंखों को नहीं चुभती, बल्कि रूह को सुकून देती है। वहां वे रूहें रहती हैं जो काफी आगे बढ़ चुकी हैं और जिन्हें अब धरती की छोटी छोटी चीजों से कोई लगाव नहीं रहा। वे वहां रहकर पूरे ब्रह्मांड की सेवा करने और ज्ञान इकट्ठा करने में अपना वक्त बिताती है। अर्जुन ने पूछा कि फिर इन सब का हिसाब किताब कैसे होता है? दा ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज का जिक्र किया, कंप्यूटर रूम। ये सुनने में किसी ऑफिस जैसा लगता है, पर असल में ये एक ऐसा प्रोसेसिंग सेंटर है जहां आत्माओं को उनके अगले जन्म के लिए सही शरीर और सही हालात के साथ मैच किया जाता है। वहां कोई पक्षपात नहीं होता, बस कर्मा का सीधा हिसाब होता है। दा ने बताया कि जो रूहें ऊपर के लेवल की होती हैं, उन्हें अक्सर प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा जागरूक होती हैं। पर उन लोअर एंटिटीज को भी मौका दिया जाता है ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, भले ही उन्हें फिर से मुश्किल परिस्थितियों में जम लेना पड़े ताकि वे स्पिरिचुअल एनर्जी हासिल कर सकें। अर्जुन अब समझ रहा था कि हम यहां कोई सजा काटने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक सिस्टम का हिस्सा है। दा की बातों से उसे ये यकीन होने लगा कि हमारी हर कोशिश, हमारा हर छोटा सा सुधार उस पार के डेटाबेस में दर्ज हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि भले ही वो आज अपनी जिंदगी की उलझनों से परेशान हो, पर यह सब सिर्फ एक प्रोसेसिंग है जो उसे और बेहतर बनाने के लिए हो रही है। मौत अब उसे कोई अंत नहीं, बल्कि एक इवैल्यूएशन की तरह लगने लगी थी, जहां उसकी रूह को फिर से रिफ्रेश होने का मौका मिलेगा। उस रात उसे ये सोचकर बहुत हिम्मत मिली कि उसकी पहुंच सिर्फ इस मिट्टी तक नहीं है, बल्कि वो उन ऊंचे लेवल्स तक जा सकता है जहां सिर्फ रोशनी और ज्ञान है। उसे लगने लगा कि शायद उसका अगला असाइनमेंट और भी बेहतरीन होने वाला है। बारिश की हल्की फुहारों के बीच अर्जुन आज अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा कुछ पुराने स्केचेस देख रहा था। उसे हमेशा से लगता था कि जब वो कुछ नया बनाता है या कोई बेहतरीन धुन, ट्यून गुनगुनाता है, तो वो उसके अपने दिमाग की उपज होती है। पर आज दा ने उसके पास आकर जो बात कही, उसने उसकी पूरी समझ को ही हिला कर रख दिया। दा ने उसे बताया कि जिसे हम अपनी क्रिएटिविटी समझते हैं, वो अक्सर 7th लेवल से आने वाला एक रूहानी प्रभाव होता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि वहां मौजूद रूहानी मास्टर्स उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो नए इन्वेंशंस, संगीत और गहरे विचारों को दुनिया तक पहुंचा सके।
ये विचार अक्सर हमारे ड्रीम्स के जरिए हमारे जहन में डाले जाते हैं, क्योंकि सोते वक्त हम इन रूहानी प्रभावों को ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। अर्जुन को यह जानकर ताज्जुब हुआ कि वो रूहानी दुनिया सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है, बल्कि वो विचारों की एक बहुत बड़ी लैब है। दा ने उसे ब्रह्मांड की बनावट को समझने के लिए एक इन्वर्टेड पिरामिड की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि कल्पना करो एक ऐसा पिरामिड जिसका सबसे लंबा हिस्सा ऊपर है और वो अनंत है, जहां ईश्वर का वास है। हम इंसान उस पिरामिड के बिल्कुल नीचे उस नुकीले पॉइंट पर खड़े हैं जहां से हमें ऊपर की ओर सफर करना है। हर जिंदगी, हर तजुर्बा हमें उस चौड़ी अनंत सीढ़ी की तरफ एक कदम और करीब ले जाता है। जब अर्जुन ने पूछा कि क्या यह सफर रूहानी दुनिया में रहकर पूरा नहीं किया जा सकता, तो दा ने उसे एक और गहरी बात बताई। उन्होंने कहा कि रूहानी दुनिया में रहकर सीखना ऐसा है जैसे सिर्फ एक किताब को पढ़ना। तुम सब कुछ जान तो सकते हो, पर जब तक तुम उसे यहां आकर हकीकत में नहीं जी लेते, उस ज्ञान की कोई असली कीमत नहीं होती। यहां धरती पर जन्म लेना, इनकारनेशन, उस मंजिल तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है, क्योंकि यहां की मेहनत और संघर्ष उस विकास को तेज कर देते हैं। दा ने इसे एक मैराथन की तरह बताया, जहां हम सब रनर्स हैं जो फिनिश लाइन की तरफ भाग रहे हैं। एंजल्स वे सहायक हैं जो इस दौड़ में हमारा हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वे वही खड़े रहकर हमें पानी पिलाते हैं और हमारी सेवा करते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका स्टेशनरी है। अर्जुन की हैरानी तब और बढ़ गई जब दा ने उसे बताया कि हमारी धरती इस पूरे रूहानी सिस्टम के 5th लेवल पर आती है। इससे नीचे भी कई लेवल्स हैं, जैसे कि पहला लेवल जहां एलिमेंटल्स होते हैं। ये ऐसी शुद्ध भावनाएं और ऊर्जाएं हैं जिनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, पर वे भी समय का इंतजार कर रही हैं ताकि वे आगे चलकर इंसानों की तरह विकसित हो सके। 2nd लेवल पर वे रूहें होती हैं जो पेड़ों, पहाड़ों और प्रकृति की देखभाल करती हैं। अर्जुन को बचपन की कहानियां याद आ गई, पर दा ने बड़ी संजीदगी से कहा कि ये कहानियां सच्ची है। फेरीज, लेप्रहॉन्स और स्प्राइट्स ट्रायड्स हकीकत में रूहानी दुनिया में मौजूद है। वे प्रकृति की सेवा करके अपनी रूह का विकास कर रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि हम सब भी कभी न कभी अपनी पिछली जिंदगियों में इन रूपों में रह चुके हैं। अर्जुन अब प्रकृति को एक अलग ही नजरिए से देख रहा था। उसे समझ आया कि जिसे हम सिर्फ हरियाली समझते हैं, उसके पीछे हजारों न दिखने वाली रूहें अपना काम कर रही है। ये नन्ही रूहें मौत को उस तरह नहीं जानती जैसे हम जानते हैं, बल्कि वे बस इवॉल्व होकर एक ग्रुप सोल से निकलकर अपनी इंडिविजुअलाइजेशन बनाने की तरफ बढ़ती है। दा ने उसे यह भी चेतावनी दी कि कभी कभी निगेटिव रूहें इन मासूम रूपों का मुखौटा पहनकर इंसानों को परेशान करने की कोशिश करती हैं। पर आज के दौर में तकनीक की वजह से इंसान इन चीजों से इतना दूर हो गया है कि ऐसी घटनाएं कम ही होती हैं। उस रात अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखते हुए उन पेड़ों और हवाओं को एक नए सम्मान के साथ महसूस किया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो इस ब्रह्मांड की सीढ़ी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत ट्रेनिंग से गुजर रहा है। दा की इन बातों ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उसका बीता हुआ कल इतना विविधता भरा था, तो आने वाला कल कितना महान हो सकता है। उसे समझ आ गया कि उसे इस इंसानी रेस को पूरी शिद्दत के साथ दौड़ना है, क्योंकि यही रास्ता उसे वापस उस अनंत रोशनी और ईश्वर की परफेक्शन तक ले जाएगा। अब उसके स्केचेस सिर्फ कागज पर बनी लकीरें नहीं थे, वे उस पार की दुनिया की एक हल्की सी झलक बन चुके थे। शाम की गहरी खामोशी में अर्जुन अपने कमरे की मध्यम रोशनी में बैठा दा की पिछली बातों को अपने जहन में उतारने की कोशिश कर रहा था। उसे आज अपनी मेहनत, अपनी नाकामियां और अपने उन रिश्तों की उलझनें बहुत छोटी लग रही थी,
जिन्हें वो कल तक दुनिया का केंद्र मानता था। जब दा कमरे में आए तो उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति और आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वे हजारों सालों का इतिहास देख चुके हों। अर्जुन ने आज सीधे दिल की बात पूछी कि अगर हमारा ये जीवन एक खेल है तो इसका स्कोरबोर्ड कहाँ है? दा ने उसे अपने नजदीक बिठाया और बताया कि रूहानी दुनिया में एक बहुत ही भव्य टेम्पल ऑफ विजडम का हिस्सा है, जहां हमारी हर सांस और हर ख्याल का हिसाब एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा जाता है। दा ने अपनी आंखों के सामने हाथ फैलाए, जैसे वे उस नजारे को अर्जुन के सामने जिंदा कर रहे हों। उन्होंने बताया कि वहां एक टेपेस्ट्री रूम है जिसकी ऊंचाई शायद 100 फीट से भी ज्यादा है और उसकी छत किसी पुराने चर्च जैसी घुमावदार है। उस कमरे की बाई दीवार पर एक विशाल कालीन या टेपेस्ट्री लटकी हुई है, जो किसी कपड़े की नहीं बल्कि धातु के चमकदार तारों मेटालिक थ्रेड्स से बनी है। दा ने बताया कि वो टेपेस्ट्री निर्जीव नहीं है, बल्कि वो किसी जिंदा चीज की तरह हिलती और सांस लेती अनड्यूलेट्स ब्रीथ्स महसूस होती है। उस टेपेस्ट्री का हर एक धागा एक पूरी जिंदगी का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ धागे बहुत पतले हैं, जैसे कोई कच्चा सूत, और कुछ किसी भारी केबल जितने मोटे और मजबूत है। अर्जुन को यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि ये सारे धागे एक दूसरे में इस कदर बुने हुए हैं कि मानवता का हर एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा है। कोई भी धागा अकेला नहीं है। जब अर्जुन ने उन धागों के रंगों के बारे में पूछा तो दा ने बताया कि वहां हरा, नीला, लाल, पीला और यहां तक कि काला रंग भी मौजूद है। दा ने समझाया कि काला रंग वहां किसी बुराई का संकेत नहीं है, बल्कि उन रूहों के लिए है जिन्होंने एक बहुत ही असामान्य रास्ता, अनयूजुअल पाथ चुना है। उस कमरे में मौजूद गार्डियन और मास्टर्स एक चमकदार सुनहरे पॉइंटर की मदद से रूहों को उनके जीवन का पैटर्न समझाते हैं। वहां हमें यह सिखाया जाता है कि हमारी एक छोटी सी हरकत ने दूसरों के धागों को कैसे प्रभावित किया। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी प्राइवेसी समझता था, वो असल में पूरी दुनिया के साथ बुना हुआ एक बहुत बड़ा ताना बाना है। दा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहां एक सिल्वर थ्रेड भी होता है जिसे गार्डियन देख सकते हैं, और वे जान जाते हैं कि तुम मरे नहीं हो, बल्कि सिर्फ एक सफर पर वहां आए हो। इसके बाद दा ने उसे रूहानी दुनिया की उस महान लाइब्रेरी के बारे में बताया जिसे लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। वहां ज्ञान बुक्स या स्क्रॉल्स में तो है ही, पर वो असल में विचारों, इंटेलिजेंट थॉट की शक्ल में मौजूद है। दा ने बताया कि जो रूहें अभी नई हैं, वे वहां किताबें पढ़ना पसंद करती हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी इंसानी शक्ल में सोचने का आदी है। पर जैसे जैसे रूह विकसित होती है, वो व्यूइंग रूम्स में जाकर सीधे उन ऊर्जाओं को महसूस करती है। वहां सब कुछ पारदर्शी है, वहां कोई झूठ नहीं छुप सकता। अर्जुन की उलझन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने पूछा कि इस सब के पीछे कौन है? क्या कोई जज है? दा ने उसे काउंसिल के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि हर आत्मा की जिम्मेदारी के लिए एक काउंसिल होती है, जिसमें शायद 8 या 10 लोग होते हैं। दा ने कहा कि वे किसी सख्त जज जैसे नहीं दिखते, बल्कि वे बहुत ही साधारण और अपनेपन से भरे लगते हैं, जैसे किसी पुराने रविवार की दोपहर में लोग चर्च के अहाते में सफेद शर्ट की आस्तीनें मोड़कर बैठे हों। सबसे खास बात यह है कि वहां कोई सेंसर या जजमेंट नहीं होता। वे बस मुस्कुराकर और सिर हिलाकर हमें हमारे ही अच्छे और बुरे कर्मों का एहसास कराते हैं। वहां जाकर हमें खुद पर शर्म आती है या गर्व होता है, पर काउंसिल की तरफ से सिर्फ बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव ही मिलता है। दा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, तू अपनी किस्मत का खुद मालिक है। तू ही अपने घर, अपने जहाज और अपनी मंजिल का रचयिता, मास्टर को क्रिएटर है। जो कुछ तेरे सामने है वो तेरी अपनी ही रचना है,
चाहे वो इस दुनिया में हो या उस पार। इसलिए कभी मत कह कि तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि तूने ही अपनी आत्मा के विकास के लिए इन कठिन मोड़ों को चुना था। अर्जुन को आज महसूस हुआ कि उसकी हार और जीत के मायने बदल गए हैं। उसे लगा जैसे उसकी रूह ने एक लंबी अंगड़ाई ली हो और वो उस विशाल टेपेस्ट्री में अपने धागे को और भी चमकदार बनाने के लिए तैयार हो गया हो। उसे समझ आ गया कि उसे किसी जज से नहीं, बल्कि खुद अपने भीतर की उस सच्चाई से आंखें मिलानी है जिसे वो अब तक पहचान नहीं पाया था। देर रात का समय था और अर्जुन अपनी खिड़की के पास खड़ा उन दूर चमकते तारों को देख रहा था जो उसे कल तक सिर्फ गैस के गोले लगते थे। दा की बातों ने उसके मन में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी थी कि अब उसे हर तारा एक रूह, एक जीती जागती कहानी महसूस हो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद उस आसमान का हिस्सा है जहां हर तारा अपनी एक अलग चमक और अहमियत रखता है, पर कोई भी दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। उसे वो मंजर याद आया जो दा ने उसे समझाया था कि कैसे हम सब एक बहुत बड़े कपड़े या फैब्रिक की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई उस कपड़े को फाड़ने की कोशिश भी करे तो भी वो जुड़ाव कभी खत्म नहीं होता। उसे अपनी रूह की अमरता का ऐसा एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसे लगा कि वो जैसा था, जैसा है और जैसा रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तभी दा कमरे में आए और उन्होंने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक गहरी स्थिरता है। दा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अब समझ आया कि तू क्यों बार बार यहां आने की जिद करता है, क्योंकि ये दुनिया जिसे तू कभी कभी सजा समझता है असल में तेरा सबसे बड़ा मौका है। उन्होंने बताया कि मौत के बाद जब हम वापस उस पार जाते हैं तो हमारा सफर थमता नहीं है, बल्कि हम अपनी गलतियों से सीखकर फिर से एक नया और कभी कभी और भी चुनौतीपूर्ण जीवन चुनते हैं ताकि हम अपनी रूह को परफेक्ट बना सके। दा ने अर्जुन को एक बहुत ही निजी तजुर्बा सुनाया, जैसे कोई अपने बेटे को जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता रहा हो। उन्होंने कहा, सोच अर्जुन, एक ऐसी बिजली की गेंद जो सीधे तेरे सीने से टकराए और तेरी पूरी सांस ही सोख ले, पर वो चोट दर्द वाली नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा एहसास है जहां तेरे हर एक सेल और एटम में सिर्फ और सिर्फ बिना शर्त वाला प्यार, अनकंडीशनल लव भर जाता है। उस पल तू सिर्फ प्यार बन जाता है और तुझे समझ आता है कि तू इस धरती पर क्या करने आया है। अर्जुन ने दा की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे अब अपनी जिंदगी की उन मुश्किलों से भागना चाहिए जो उसे परेशान करती है। दा ने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि हमारे काउंसलर्स हमें अक्सर वही रास्ता दिखाते हैं जो हमारी रूह की तरक्की के लिए जरूरी हो, चाहे वो किसी रिश्ते में टिके रहना हो या किसी जिम्मेदारी को पूरा करना। उन्होंने समझाया कि हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम खुद को बहुत छोटा समझते हैं, पर असल में हम अपनी किस्मत के उस आइसबर्ग की सिर्फ एक नोक भर हैं, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारी रूहानी समझ में छिपा हुआ है। ये जो हम गलतियां करते हैं, ये जो हम लड़खड़ाते हैं, ये सब हमारे सीखने का हिस्सा है, क्योंकि यहां हमारे पास खुद को सुधारने के लिए हजारों मौके हैं। दा ने अर्जुन को दिलासा दिया कि उसे डिप्रेशन या नाकामी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी रूह का एक ऐसा साइकिल पूरा कर रहा है जो उसे अंत में उसी महान ऊर्जा या ईश्वर तक ले जाएगा जिससे वो बिछड़ा था। अर्जुन को आज मौत एक दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त लगने लगी थी, एक ऐसा दरवाजा जो उसे एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जाता है। दा ने उसे जाते जाते एक आखिरी नसीहत दी कि उसे अपनी जिंदगी को एक मजबूत और जागरूक खिलाड़ी की तरह जीना चाहिए, क्योंकि जो सबक वो यहां कड़े संघर्षों से सीखेगा वे उस पार की शांत दुनिया के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ और गहरे होंगे। उन्होंने कहा कि जिंदगी और मौत बस एक पलक झपकने जैसा बदलाव है, जहां एक पल तू यहां है और दूसरे पल तू अपनी पूरी यादों और असल पहचान के साथ उस पार खड़ा होता है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस किया
और उसे लगा जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। उसे अब यकीन था कि वो इस ब्रह्मांड का एक जरूरी हिस्सा है और उसका हर एक कदम, हर एक सांस उस महान परफेक्शन की तरफ एक बढ़त है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अर्जुन के साथ साथ शायद आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे डर अक्सर हमारी नासमझी की वजह से होते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा अंत मुमकिन ही नहीं है, तो आज की परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। दा और अर्जुन की ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ हार्डमांस का पुतला नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी रोशनी है जो कभी नहीं बुझती। अपनी जिंदगी के इस स्कूल में दिल लगाकर सीखिए, क्योंकि यहाँ की हर छोटी जीत आपकी रूहानी टेपेस्ट्री में एक चमकदार धागा जोड़ रही है। अब जब आप कल सुबह जागे तो ये याद रखिएगा कि आप यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मिशन पर आए हैं और आपका घर, आपका होम हमेशा आपके अंदर ही मौजूद है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। जिंदगी के इस महान सफर में खुश रहिए और अपनी रूह की चमक को कभी कम मत होने दीजिएगा।